हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। लास्ट क्लास आपने मेरी देख ली होगी। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने इंट्रोडक्शन टू जीएसटी और जिसमें कि 14 मार्क्स के हम लोग कवर करते हैं अपने इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, वो मैंने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे। आपने वो देख लिया होगा। और लेवी इन कलेक्शन और जीएसटी का पार्ट 1 भी मैंने अपलोड किया हुआ है, वो भी आपने देख लिया होगा। नहीं देखा तो जाकर के एक बार देख लेना। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहे। ठीक है। तो आज हम लोग ना लेवी इन कलेक्शन जो जीएसटी जो था उसका हम सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं। ठीक है। और इसके बाद फिर हमारा जो होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन सप्लाई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए, वो हम करेंगे। ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेवी इन कलेक्शन ऑफ जीएसटी का पार्ट 2। लेकिन इससे पहले आपने अगर नहीं देखा है तो वो इंट्रोडक्शन और प्लस लेवी इन कलेक्शन का पार्ट 1 आप देख लेना। ठीक है। अ, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी मतलब क्या होता है कि लाइबिलिटी टू क्रिएट द जीएसटी। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि अगर सप्लाई हम गुड्स और सर्विसेज करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो उसी जो टर्म्स है, जैसे कि क्या सप्लाई, तो सप्लाई को हम लोग ने क्या बोला कि जैसे ही हमारी सप्लाई होगी वैसे ही हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी टू पे द जीएसटी। ठीक है। तो हर हर एक टैक्स का एक चार्जिंग सेक्शन होता है। विदाउट चार्जिंग सेक्शन वी कैन नॉट चार्ज एनी टैक्स फ्रॉम एनीवन। ठीक है। तो जीएसटी का भी चार्जिंग सेक्शन क्या है? सेक्शन 9। सेक्शन 9 में लिखा गया है कि हम किस तरह से चार्ज करेंगे जीएसटी। ठीक है। तो इसके 9 सबसेक्शन 1 में हमारा लिखा गया है कि वही डेफिनेशन कि जीएसटी इज बीइंग लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जीएसटी सारी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लगेगा, लेकिन किसको एक्सक्लूड किया हुआ है? सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। क्यों? इसका भी एक रीजन है। क्योंकि लिकर जो सप्लाई होती है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, वो हमेशा चाहता है स्टेट के अपने कंट्रोल में रखे। बिकॉज क्यों? क्योंकि उसको सबसे मेजर रेवेन्यू जो होता है वहां से आता है। जिस टाइम हमारा जीएसटी बना था उस टाइम भी क्या था कि बहुत लोग, बहुत सारी स्टेट्स ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि हम जीएसटी अडॉप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसलिए उस टाइम आपको याद होगा कि कुछ कंपेंसेशन सेस भी दिया जाता था। 5 साल तक दिया गया था ताकि आप लोगों को जो लॉस हुआ है जीएसटी अडॉप्ट करने की वजह से, उसके लिए हम आपको 5 साल तक सेस देंगे, कंपेंसेशन सेस। तो उसी में क्या था कि ये जो अल्कोहलिक लिकर है, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू था। ठीक है। स्टेट इसको छोड़ना नहीं चाहती है क्योंकि इसमें से सबसे मेजर रेवेन्यू अल्कोहलिक लिकर से आता है स्टेट्स को। इसलिए क्या है कि इसको जीएसटी की डेफिनेशन से आउट किया हुआ है कि हम लोग सब पे लगाएंगे लेकिन एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 2। इसके अंदर हमने 5 आइटम, जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इसको हमने जीएसटी के प्रव्यू से बाहर किया हुआ है। सॉरी, इसको जीएसटी में इंक्लूड किया हुआ है, बट इसके अंदर कब से हम अप्लाई करेंगे जीएसटी, ये अभी काउंसिल ने रिकमेंडेशन नहीं दी है। ठीक है। तो अल्कोहलिक लिकर ये हमारा बाहर ही है जीएसटी से, बट ये 5 जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है इसको हमने जीएसटी के परव्यू में रखा हुआ है। बट इस पे कब से जीएसटी लगेगा ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है। कौन कौन से? वही आपको 5 नाम याद रखने: क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और एटीएफ, एयर टर्बाइन फ्यूल। ठीक है। ये 5 प्रोडक्ट्स हैं जिसको हमारी जीएसटी के परव्यू में है, बट इस पे अभी कब से टैक्स लगेगा वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है। और जो टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ये क्या होता है? इस पे हमारा अभी भी जीएसटी भी लगता है और प्लस एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। यानी कि जो ओल्ड टैक्स में लगता था वो भी लगता है और प्लस न्यू जो जीएसटी वो भी लगता है टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पे। बिकॉज इट्स अ हार्मफुल प्रोडक्ट। जो हार्मफुल प्रोडक्ट है उसको गवर्नमेंट क्या चाहती है कि थोड़ा सा महंगा ही हो, ताकि सोसाइटी को एक सोशल सोशल वेलफेयर की तरह से इसको देखा जाए। जो हमारी डेफिनेशन ऑफ फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन था उसमें भी ये पॉइंट आपका है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये क्या होता है? इसको मैं एग्जांपल से एक तरीके से बताता हूँ। ठीक है। जैसे मान लो एक श्याम लिमिटेड है और एक है अरुण लिमिटेड। श्याम लिमिटेड क्या करता है? श्याम लिमिटेड सामान बेचता है किसको? अरुण लिमिटेड को। ठीक है। तो श्याम लिमिटेड ने क्या भेजा इसको? गुड्स भेजे और प्लस इनवॉइस भेजा कि ये लो भैया अरुण, अपना सामान लो और अपना इनवॉइस भी दो, इसके मुझे पैसे दे देना। कितने का सामान भेजा? टोटल इनवॉइस कितने का भेजा? 11,800, जिसमें कि 1,800 रुपए जीएसटी का पार्ट था। ये कौन 11,800 कौन देगा? अरुण लिमिटेड देगा। किसको? श्याम को। और श्याम क्या देगा? श्याम इसको गुड्स प्रोवाइड करेगा। अब अरुण लिमिटेड ने इसको क्या दिया? 11,800। इस 11,800 में इसका क्या है? इसका सिर्फ 10,000 है। बाकी 1,800 रुपए इसने किसके बिहाफ पे लिए हैं? श्याम ने गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ठीक है। श्याम ने अरुण से कितने रुपए लिए? 11,800, जिसमें से 1,800 रुपए किसके लिए? गवर्नमेंट के नाम के। तो वो गवर्नमेंट को कौन जमा कराएगा? श्याम लिमिटेड जमा कराएगा।
तो इसलिए क्या होता है, नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जैसे मान लो ऑर्डिनरी केसेस में हम मान लो किसी से प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, तो हम तो उससे इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी पार्ट अमाउंट देते हैं, बट हमारी लायबिलिटी थोड़ी होती है कि हम जाके गवर्नमेंट के पास जमा कराएं, वो तो जो हमें सप्लायर सप्लाई दे रहा है, सप्लायर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो है कि जमा कराए। तो सेम केस में, तो इसको हम इस ऐसे केसेस को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड चार्ज। इसमें क्या होता है, सप्लायर ही जाके जमा कराता है गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि जिसमें सप्लायर हमारा इतना रीचेबल नहीं होता, या फिर कुछ वो थोड़ा कॉमन मैन होता है, या छोटा इंसान होता है, या अनरजिस्टर्ड होता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम जो रिसिपिएंट ऑफ गुड्स है ना, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम बोलते हैं कि आप गवर्नमेंट को जमा कराओ पैसे, जो टैक्स का पार्ट है। अगर इस केस में उल्टा क्या होता है, अरुण श्याम लिमिटेड को कितने रुपए देता, 10,000 रुपए देता, और 1,800 रुपए खुद जाकर के गवर्नमेंट के पास जमा कराता, तो इसको हम बोलते हैं आरसीएम, ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब देखो, एज जनरल सप्लायर नीड्स टू पे द टैक्स, जनरली क्या होता है, सप्लायर नीड्स टू पे द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम बायर, बट इन आरसीएम बायर विल हैव टू पे द टैक्स इंस्टेड ऑफ सप्लायर। जनरली क्या होता है, श्याम लिमिटेड जो कि सप्लायर है, इसको गवर्नमेंट को पैसे जमा कराने हैं जीएसटी का, बट आरसीएम में क्या होता है, अरुण लिमिटेड जो कि रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ये गवर्नमेंट को पैसे देगा अपने जीएसटी पार्ट का, ठीक है। तो ये होता है आरसीएम। तो जो नॉर्मली केस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज, और जिसमें अरुण रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो दे रहा है, गवर्नमेंट को जमा कराएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज, ठीक है। अब क्या है कि कुछ गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स डिफाइन किए गए हैं कि इस पे आरसीएम लगेगा, मतलब इस पे जो रेसिपिएंट ऑफ गुड्स है वो प्रोवाइड गवर्नमेंट को जमा कराएगा पैसे, मतलब जीएसटी के पार्ट, ठीक है। इसमें मैंने ना एक लिस्ट है, इसको इसके लिए ना बस ये दो फैक्टर याद रखना। सबसे पहले क्या माइंड में रखना कि एग्रीकल्चरिस्ट या कॉमन मैन, ठीक है, और दूसरा गवर्नमेंट। दो तरीके से देखना इस चीज इस लिस्ट को, या तो वो एग्रीकल्चरिस्ट हो यानी किसान हो, और या फिर कॉमन मैन यानी आम आदमी हो, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट हो। अब देखो, अगर एग्रीकल्चरिस्ट है या कॉमन मैन है, तो सबसे गवर्नमेंट चाहती है कि भैया एग्रीकल्चर को सपोर्ट करे, एग्रीकल्चर को प्रमोट करे, ठीक है, ताकि एग्रीकल्चर ग्रो हो। अब हम एग्रीकल्चरिस्ट पे, किसान पे अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप देंगे कि आपने जो सप्लाई किया उसका आप जीएसटी कलेक्ट करो और जाकर के हमें गवर्नमेंट को जमा कराओ, तो उसके लिए एक बर्डन नहीं हो जाएगा। इसलिए हम क्यों ना चाहें कि जो उससे सामान ले रहा है, उसको बोले कि भैया आप जाकर के जमा कराओ, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करना। अगर मैं सारे बर्डन में एग्रीकल्चरिस्ट उस किसान आम आम आदमी पे डाल दूंगा, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि वो परेशान होगा, खेती मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, अपने बोलेगा कि मुझे नहीं करना। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट को खुश रखना, कॉमन मैन को खुश रखना, आम आदमी को खुश रखना, ठीक है। अब इस नजरिए से आप ऊपर वाली जितनी भी लिस्ट है इसको देखना, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, कैश्यू नट्स नॉट सेल्ड और पील्ड। कैश्यू नट्स जो होते हैं, उसको अगर हम जो हम खाते भी हैं आप समझिए चखने के तौर पे, तो उसको हम अगर छीले नहीं, उसको अगर हम उसमें मसाले वसाले ना मिलाएं, उसको अगर हम कच्चा ही रहने दें, ठीक है, और कच्चा अगर कौन सप्लाई कर रहा है, एग्रीकल्चरिस्ट। ऑब्वियस ही बात है कि जो काजू है वो आपका पेड़ से निकलता है या फल से निकलता है, तो उसको किसान ही उसको उगाता है, बड़ा करता है, उसको फिर तोड़ के लाता है, और वो किसको बेचता है, या तो दो लोगों को बेचता होगा, या तो वो अपने किसी आम आदमी को बेचता होगा कि खाने के लिए, या फिर वो किसको बेचता होगा, किसी बड़े सप्लायर को, बड़े बायर को बेचता होगा, जो कि उसमें मसाला डाल के उसको और टेस्टी बना करके उसको आगे सप्लाई करता होगा। तो इसमें दो चीजें क्या याद रखनी है आपको, एग्रीकल्चरिस्ट मतलब किसान, कौन कौन सप्लाई कर रहा है, किसान। किसको दे रहा है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को। रजिस्टर्ड पर्सन कौन होगा, जिसकी टर्नओवर लिमिट होगी अच्छी खासी, जो हमारे टर्नओवर की लिमिट डिफाइन की गई है इसके अंदर, अगर वो फॉल करता है तभी रजिस्टर्ड होगा। यानी कि एक किसान, एक आम आदमी किसको सप्लाई कर रहा है, एक रजिस्टर्ड पर्सन को। तो इसमें किसान के अगर हम सारे बर्डन दे देंगे कि भैया आप सप्लाई कर रहे हो, आपको टैक्स देना चाहिए फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, तो फिर ये उसके लिए बेकार होगा, तो हम उसको दबा रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या बोला कि भैया जो आपसे खरीद रहा है ना सामान, वही जीएसटी जमा कराएगा, तो वो आरसीएम के बेस में आ गया, ठीक है। अब सारे पॉइंट्स आपको इसी बेसिस पे देखने हैं। बीड़ी रैपर लीव्स, बीड़ी के जो पत्ते होते हैं वो किसान उगाता है अपनी खेतों में, उसको वो बेचता है किसको, एनी रजिस्टर्ड पर्सन को। तो हम फिर इसमें बर्डन हम एग्रीकल्चर किसान पे नहीं डालना चाहते, हमने किस पे बोला कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन जो उससे रिसिपेंट है वो पे करेगा, ठीक है।
फिर टोबैको लीक्स, टोबैको के पत्ते, ठीक है, तंबाकू के पत्ते किसान उगाता है अपने खेतों में, गरीब किसान, और उस पर फिर हम बर्डन नहीं डालना चाहते, तो हमने किसको बोला कि उससे जो रजिस्टर्ड पर्सन जो खरीद रहा है वो जाके जमा कराए, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन के पास अल्टीमेटली अकाउंटेंट्स होंगे, उसके पास एक्सपर्ट्स होंगे जो कि हैंडल कर सकते हैं। उस किसान के पास वो बेचारा खेती करेगा कि ये कंप्लायंस के चक्कर में पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब ये कुछ तेल है, ठीक है, मेडिसिनल पार्ट्स के, इसको अगर क्या अनरजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी कॉमन आदमी, अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन होगा? कॉमन आदमी। अब कॉमन आदमी किसको बेच रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन को। रजिस्टर्ड पर्सन इस नजरिए से देखना कि इसके पास अकाउंटेंट भी है, टैक्स एक्सपर्ट्स भी है, तो कौन जमा कराना चाहिए? अल्टीमेटली उसी को जमा करना चाहिए। गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि आपके ऊपर कॉमन मैन को बर्डन नहीं देना चाहती। फिर सिल्क यार्न, सिल्क यार्न जो होता है, आपने देखा होगा कि सिल्क के जो कीड़े होते हैं उससे आप धागा बनाते हैं, वो सुखाते हैं, कितने मतलब लोग मेहनत करके उससे धागा बनवाते हैं, और उससे फिर वो किसको बेचते हैं? किसी रजिस्टर्ड पर्सन को। तो अल्टीमेटली इसमें किसान या फिर कॉमन मैन, आम आदमी कौन है? ये जो सिल्क बना रहा है, ये किसको बेच रहा है? ये रजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहा है। रजिस्टर्ड पर्सन मतलब क्या है? जिसके पास अकाउंटेंट है, टैक्स एक्सपर्ट है। तो जमा कौन कराएगा टैक्स? रजिस्टर्ड पर्सन कराएगा। गवर्नमेंट ये चाहती है। तो गवर्नमेंट देखो, आप हर चीज में गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है किसको? किसानों को, कॉमन मैन को, ठीक है। तो इस नजरिए से आपको देखना है। उसके बाद रॉ कॉटन आता है। रॉ कॉटन मतलब रुई। रुई पेड़ से उगाता है कौन? पेड़ से तोड़ के लाता है कौन? किसान। अदानी या मानी ये सब तो तोड़ के लाते नहीं है। अब वो एग्रीकल्चरिस्ट किसान किसको सप्लाई करता है आगे? रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन मतलब फिर एक अच्छा खासा टर्नओवर वाला आदमी जिसके पास अकाउंटेंट भी है और टैक्स एक्सपर्ट भी है। तो आरसीएम बेस इस पे लगेगा और टैक्स ये जमा कराएगा। फिर सप्लाई ऑफ लॉटरी। अब लॉटरी की सप्लाई कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट क्या चाहती है? कि गवर्नमेंट बोलती है कि मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं आना चाहिए। गवर्नमेंट बोलती है कि मैं कोई कंप्लायंस नहीं करूंगा, मैं मतलब मैं खुद ही टैक्स लेवी कर रहा हूँ और मैं खुद ही अपने आप को जाकर के मैं जमा कर रहा हूँ, नहीं। मेरे तो गवर्नमेंट की सप्लाई हमेशा जब भी होगी, या तो वो एग्जेम्प्ट होगी, या फिर वो जिसको सप्लाई कर रहा है वो जाकर के टैक्स जमा कराएगा। खुद सोच के देखो, मैं अगर गवर्नमेंट हूँ, मैं अगर कोई टैक्स लेवी कर रहा हूँ किसी पे, तो मैं खुद ही बोलूंगा कि मैं खुद ही अपने आप को जमा करा दे रहा हूँ? नहीं ना, कि मैं जिसको सामान दे रहा हूँ, जिसको सर्विसेज दे रहा हूँ, उसको बोलूंगा कि आप टैक्स लो। क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी अपने सर पे बर्डन नहीं लेना चाहती कोई भी, ठीक है। गवर्नमेंट बस चाहती है टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है, तो वो उसको सामने वाला इंसान दे देगा। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी अगर लॉटरी की सेल करती है किसको? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट को, तो उस एजेंट की, वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर की, लॉटरी एजेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आरसीएम में टैक्स जमा कराए, ठीक है। तो आपने दो चीजों कॉमन फैक्टर पर ध्यान दिया, एग्रीकल्चरिस्ट और कॉमन मैन, किसान या आम आदमी, और दूसरा गवर्नमेंट। अगर ये लोग अगर कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन ये 5 6 7 8 जितने भी लिस्ट डिफाइंड है, तो इसमें क्या होगा? जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो जमा कराएगा टैक्स। सिमिलरली क्या है कि हमारे कुछ सप्लाई और सर्विसेज भी बताए गए हैं कि इस पे आपको क्या लगेगा? कि आरसीएम लगेगा, कि जो यानी कि जो फिर रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है वो जमा कराएगा, ना कि फॉरवर्ड चार्ज के बेसिस पे जो सप्लायर है, ठीक है। अब देखो, इसमें भी आप दो तीन चीज कॉमन याद रखना। तीन चीजें मैं इसमें बोलूंगा। कॉमन मैन सबसे इंपॉर्टेंट, यानी आम आदमी। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि अगर मान लो कि मैं आम आदमी हूँ, मैं छोटा सा, मैं एक नॉर्मली मैं अपना कुछ धंधा करके अपना बेचता हूँ, कमाता हूँ, खाता हूँ, गवर्नमेंट मेरे को बोलेगी कि आप कंप्लायंस के प्रोसीजर में पढ़ो, आप रिटर्न भरो, आप टैक्स जमा कराओ। उसके बस की भी नहीं है। अगर वो चाहेगा भी तो फिर अपना वो बिजनेस नहीं कर पाएगा, अपना वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या होती है, चाहती है कि ये बर्डन उसके ऊपर पड़े जो कि कर सकता है। जैसे रजिस्टर्ड पर्सन, उसके पास है, उसके पास अकाउंटेंट है, उसके पास सब कुछ है, वो अपना कर सकता है, ठीक है। तो कॉमन मैन, फिर दूसरा फिर गवर्नमेंट, और तीसरा एक इसमें एक याद रखना, छोटा भाई एंड बड़ा भाई। छोटा भाई एंड बड़ा भाई मैं आपको बताता हूँ। कभी भी मान लो कि छोटा भाई है, उसको अगर अगर एक बड़ा भाई है, अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में दी जाती है? हमेशा ऑब्वियस सी बात है, बड़े भाई को। छोटे भाई को क्या समझाया जाता है? कि ये बच्चा है, ये नादान है, इसको ज्यादा बर्डन मत दो, बड़े भाई को कर लेगा, ये बड़ा वाला कर लेगा। ये होता है ना। तो बस इन तीनों फैक्टर को याद रखना, कॉमन मैन या गवर्नमेंट या छोटा भाई या बड़ा भाई। अब आ जाओ इस लिस्ट को देखते हैं। आपको इस लिस्ट को याद नहीं रखना, बस जो मैंने कॉमन इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया ना, इस चीजों को अपने माइंड में रखो और आपके सारे सबके सवाल आपके आंसर आपके पास होंगे। अब देखो, जीटीए। जीटीए क्या होता है? गुड्स ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मतलब ट्रकों में या फिर छोटे छोटे वैनों में या फिर
जो मिनी ट्रक्स होते हैं इसमें अपना सामान सप्लाई करवाते हैं, करते हैं दूसरों का, ठीक है। तो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर या फिर विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट। तो फिर जैसे देखा होगा आपने कि रमेश ट्रांसपोर्टर या फिर क्षेत्रपाल ट्रांसपोर्टर, ये सब होते हैं ना ट्रांसपोर्ट अलग अलग स्टेट्स में, एक ट्रांसपोर्ट नगर होता है हर स्टेट में, ठीक है। तो वहां इस ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सप्लाई और सर्विसेज किसको दे रहे हैं, एनी फैक्ट्री। जीटीए सबसे पहली बात क्या, छोटा आदमी, याद रखना, छोटा आदमी किसको सप्लाई कर रहा है, किसी फैक्ट्री को, किसी सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, किसी ई कोऑपरेटिव सोसाइटी को, या किसी पर्सन को जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी में, रजिस्टर्ड जीएसटी में, ठीक है, याद रखना। एनी बॉडी कॉर्पोरेट को, या एनी पार्टनरशिप फर्म को, या किसी एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को। ये जितने भी आपने 5-6 पॉइंट पढ़े, ये सारे जीटीए से बड़े हैं कि नहीं है, ऑब्वियसली बात बड़े हैं। फैक्ट्री को सप्लाई कर रहा है, सोसाइटी को सप्लाई कर रहा है, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को या किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जीटीए, जीटीए क्या है, अपने 2-4 टेम्पो लेकर के अपना सप्लाई कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अच्छा ठीक है भैया आप करो, आपको हम बर्डन नहीं दे रहे, जो आपसे सर्विस ले रहा है ना, अगर ये इन 5-6 पॉइंट, इन 5-6 लोग जो हैं, ये सारे बड़े लोग हैं, ठीक है, ये अगर सर्विस ले रहे हैं आपसे, तो हम बोलेंगे कि आप ही लोग जमा कराओगे, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं आपको अब आप जमा नहीं करा रहे तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं दूंगा मैं आपको, जीटीए को बोला। तो जीटीए के पास एक ऑप्शन दिया गया, ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जीटीए को बोला गया कि अगर आप आईटीसी लेना चाहते हो ना, तो आपको खुद जमा कराना पड़ेगा और प्लस 12% का रेट लगाना पड़ेगा। और अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेना चाहते, आप आरसीएम चाहते हो, तो 5% का जीएसटी लगाओ, जीएसटी लगेगा, ठीक है। अगर जीटीए खुद जमा कराता है फॉरवर्ड चार्ज में, तो फिर वो, और आईटीसी लेना चाहता है तो वो क्या करेगा, 12% का रेट लगाएगा। और अगर जीटीए खुद नहीं देना चाहता, आरसीएम देना चाहता है, या खुद भी देना चाहता है और लेकिन आईटीसी नहीं लेना चाहता, तो 5% का रेट लगेगा, ठीक है। तो जीटीए को थोड़ा ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि खुद एक सोचो, एक एक एग्रीकल्चरिस्ट किसान और एक इंसान जिसके पास 2-3 टेम्पू है और जीटी की सर्विस प्रोवाइड करा है, उससे थोड़ा सा बड़ा है, तो गवर्नमेंट उसको ऑप्शन दे देगी भैया ठीक है तुम ठीक ठाक कमा लेते हो लेकिन इतना नहीं कमाते, लेकिन चलो फिर भी हम तुम्हें एक ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, कि अगर आप आईटीसी लेना चाहते हो तो और खुद जमा कराना चाहते हो तो 12% का रेट लगा देना, ठीक है। उसके बाद देखो, सर्विसेज प्रोवाइड इंडिविजुअल एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट, ये किसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, किसी भी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो बड़ा कौन है, बिजनेस एंटिटी, जमा कौन कराएगा, बिजनेस एंटिटी। उसके बाद देखो, सर्विसेज सप्लाइड बाय एन आर्बिट्री ट्राइब्यूनल टू एन बिजनेस एंटिटी। आर्बिट्री ट्राइब्यूनल क्या, जैसे कि कोर्ट कचहरी के लोग, ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, किसको, बिजनेस एंटिटी को। तो टैक्स कौन जमा कराएगा, बिजनेस एंटिटी। गवर्नमेंट तो कभी भी अपने, याद है ना, गवर्नमेंट कभी भी खुद नहीं करना चाहती कुछ भी चीज, बोलती है भैया हम बर्डन लेना चाहते हैं, जो हमसे ले रहा है वही अपना करेगा, ठीक है। उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, ये सारी चीजें क्या कर रही है, इसमें एक्सक्लूड किया गया है। क्या देखो, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी बिजनेस सर्विसेज देती है, ठीक है, किसको, बिजनेस एंटिटी को, तो कौन देगा, बिजनेस एंटिटी कराएगी जमा। क्यों, गवर्नमेंट लेना नहीं चाहती अपने सर पे, याद है, गवर्नमेंट की कोई भी सर्विस अपने वो नहीं करेगी, ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज, या फिर रेलवे की सर्विसेज, या फिर एयर की सर्विसेज। अब देखो, गवर्नमेंट ने क्या किया, बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड की। बिजनेस एंटिटी क्या है, बड़ा आदमी है, वो रजिस्टर्ड होगा, वो कहीं भागेगा नहीं, ठीक है, तो वो जमा करा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको हम छोड़ रहे हैं। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में आगे आपको पता चलेगा कि क्यों छोड़ा गया है। लेकिन आप देखो, रेलवेज की या फिर आपकी पोस्ट ऑफिस की, आप इसकी जो टिकट लेते हो इस पे आपको जीएसटी लगता है। वो कौन जमा कराती है, रेलवे ही जमा कराती है। क्यों, रेलवे किसको सर्विस प्रोवाइड करती है, किसी बिजनेस तक से, बिजनेस पर्सन को तो दे नहीं दी, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे नहीं दी, किसको देती है, टिकट बेचती है, वो आम आदमी को बेचती है, ठीक है। अब आम आदमी को बोलेगी कि जाके आप टैक्स जमा कराओ, कितने लाखों करोड़ों यूजर्स होते हैं, रोज टिकट लेते हैं लोग, तो रोज तो जमा नहीं करा सकते, और वो कराएंगे नहीं, भाग जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि आप हम आपसे ले लेते हैं पैसे, हम फॉरवर्ड चार्ज के रूप में हम जमा करा देंगे। इसलिए रेलवे, पोस्ट ऑफिस और जो एयर सर्विसेज है इसको एक्सक्लूड किया गया है, कि इसमें गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है हम ही खुद की जमा कर, हम खुद हैंडल कर लेंगे, ठीक है। आप अगर चीजों के मीनिंग को देखोगे ना, ये बनाया क्यों गया है, तो आपको जीएसटी बहुत आसान लगेगी। लेकिन आप अगर याद करने के पर्पज से करोगे तो फिर वही है, फिर आप रटते रह जाओगे, आपको
टाइम निकल जाएगा। मीनिंग समझो कि इसे क्यों बनाया गया होगा, कॉन्स्टिट्यूट क्यों किया गया होगा। ठीक है। उसके बाद सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे को क्यों एक्सक्लूड किया है वो हमने समझ लिया। ठीक है। और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड इन द। अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री को हटा दिया, बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। रेंटिंग ऑफ क्या कर रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कर रही है, किसको दे रही है, पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। अब आपने देखा होगा कि जैसे दिल्ली में होता है कि डीडीए वगैरह होते हैं, या फिर महाराष्ट्र में वो आप देखा होगा कि एमसीडी वाले होते हैं, या फिर जो लोकल टैक्स अथॉरिटीज होती है, वो लोग, उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो लोग क्या करते हैं कि आम आदमी को अपने रेंट के बेसिस पे देते हैं कि आप इसे यूज करो और अपना मुझे रेंट दो, इमूवेबल प्रॉपर्टी को। ठीक है। और वो लोग किसको देते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं। ठीक है। तो आपको पता है गवर्नमेंट क्या बोल रही है, मैं नहीं लूंगी बर्डन। किसको बर्डन दे रही है, रजिस्टर्ड पर्सन को। रजिस्टर्ड पर्सन को क्यों दे रही है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, वो कहीं भागेगा नहीं, वो जमा कराएगा कराएगा। ठीक है। रेलवे ने क्यों छोड़ दिया था टिकट पे, क्योंकि वो टिकट किसको देती है, आम आदमी को देती है, तो आम आदमी टैक्स नहीं जमा कराएगा, भाग जाएगा, इसलिए आम आदमी इसलिए लिया। लेकिन जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर की रेंट पे दे रही है तो रजिस्टर्ड पर्सन जमा कराएगा। ठीक है। अब देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। कोई अगर आप मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी आप रेंटिंग पे दे रहे हो, कौन दे रहा है, एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन। किसको दे रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को। तो कौन जमा कराएगा, रजिस्टर्ड पर्सन। देखा होगा आपने कि बहुत सारे स्टेट्स में क्या होता है कि लोग प्लॉट्स होते हैं, लोग जमीन होती है, लोग मकान होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने दुकान को या फिर अपने कॉम्प्लेक्स को बना करके किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं रेंट पे। तो इसमें क्या बोलते हैं कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो जमा कराएगा। क्यों, क्योंकि ये बेचारा अपना जिंदगी भर की कमाई कमा करके दो चार एक दो घर बनाए हैं उसने, तो उस पे जीएसटी लेना वो बर्डन वाली बात बन जाएगी। तो वही आम आदमी वाली बात, कॉमन मैन। ठीक है। फिर सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स, कौन ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट या एफएसआई किसको दे रहा है, एनी पर्सन किसको दे रहा है, प्रमोटर को, तो प्रमोटर कराएगा। फिर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड बाय वे, मानिए कि जब कोई कंपनी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और आपने कोई लीज पे लिया है लैंड, ठीक है, तो फिर वो कौन जमा कराएगा, प्रमोटर जमा कराएगा। ठीक है। आम आदमी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना, कॉमन मैन। ठीक है। उसके बाद सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ कंपनी। डायरेक्टर ऑफ कंपनी की सर्विसेज किसको दे रहा है, कंपनी को दे रहा है। अब इसमें छोटा भाई बड़ा भाई वाला कॉन्सेप्ट लगाना। डायरेक्टर कौन है, छोटा भाई। बड़ा भाई कौन है, कंपनी, क्योंकि कंपनी से तो छोटा ही होगा ना डायरेक्टर। ठीक है। तो कंपनी जमा कराएगी इसके अंदर, छोटे भाई पे हम बर्डन नहीं डालेंगे। सर्विसेज सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट किसको सप्लाई कर रहा है, किसी इंश्योरेंस बिजनेस को दे रहा है। मैं एज एन इंश्योरेंस एजेंट किसी बिजनेस, किसी उसमें इंश्योरेंस बिजनेस को सर्विसेज दे रहा हूँ इंश्योरेंस की। ठीक है। तो मैं तो भाई छोटा आदमी, छोटा भाई, मैं अपने बड़े भाई को दे रहा हूँ, तो बड़ा भाई कौन, बड़ा टैक्स कौन जमा कराएगा, बड़ा भाई। रिकवरी एजेंट किसी किसको दे रहे हैं, बैंकिंग बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को। तो फिर बैंक जो, अब जो रिकवरी एजेंट है वो तो छोटा भाई है, उसको छोटा आदमी है, उसको थोड़ी मैं बोलूंगा कि आप टैक्स जमा कराओ। ठीक है। तो हमेशा हमेशा एक चीज आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो थोड़ा सा वेल सेटल्ड है या फिर वेल मतलब सही इनकम कमा रहा है, उसके ऊपर हमेशा बर्डन दिया जाता है। उसके बाद म्यूजिक फोटोग्राफर किसी म्यूजिक कंपनी को दे रहा है तो ऑब्वियसली म्यूजिक कंपनी देगी। फिर कोई ऑथर अगर किसी पब्लिशर हाउस को दे रहा है तो फिर वही पब्लिशर हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो टैक्स जमा कराए। उसके बाद फिर कोई मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी किसको दे रही है, आरबीआई को, तो आरबीआई जमा कराएगी। इसमें अंदर मैं आपको एक वो दिखा रहा हूँ जो मतलब बाकी तो आपके उसी फॉर्मेट पे हो जाएंगे। ये देखो, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड बाय सप्लाई और सिक्योरिटी पर्सन प्रोवाइड एनी पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड पर्सन। वही सिक्योरिटी सर्विसेज अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन ही करेगा। यानी कि मान लो मेरी एक सिक्योरिटी सर्विसेज है, ठीक है, मान लो मैं तीन चार लोगों को मिला करके मैं एक सिक्योरिटी सर्विस की प्रोवाइड करता हूँ, और मैं किसी कंपनी को प्रोवाइड कर रहा हूँ और वो रजिस्टर्ड है, तो वो रजिस्टर्ड जमा कराएगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद आपका आता है ये सारा आपका इसी, वो जो तीन पैरामीटर्स है मैंने क्या, कॉमन मैन, गवर्नमेंट, छोटा भाई बड़ा भाई। हमेशा हमेशा जो गवर्नमेंट चाहती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा किसके पास हो, जो ऑब्वियसली जमा करा सके टैक्स। ठीक है। अब मान लो कि मैं अगर किसी
स्मार्ट बाजार से मैं सामान लेकर के आता हूँ, वो लोग मुझ पे वो सामान लेके आता हूँ, मैं उनको टैक्स अमाउंट देता हूँ। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी, अगर मेरे को बोलेगी कि कि आप जमा कराओ, तो फिर मैं कराऊंगा। मैं बोलूंगा ठीक है करा दूंगा, आज करा दूंगा, कल करा दूंगा, परसों करा दूंगा। लेकिन स्मार्ट बाजार जानती है कि वो रिस्पॉन्सिबल है, वो एक रजिस्टर्ड है, वो अगर उसे जमा कराना पड़ेगा, नहीं जमा कराएगा तो मैं उसको उस पे कंप्लाइंसेस अडॉप्ट करूंगी, तो उसे बंद भी करना पड़ सकता है। ठीक है, उसमें पेनल्टी लग सकती है, तो इसलिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। हमेशा रिस्पॉन्सिबल इंसान या फिर जो अफोर्ड कर सकता है ये सारे कंप्लाइंसेस को, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। इसके अंदर क्या कहा गया है, एक बहुत कॉमन चीज है कि सप्लायर सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। कोई अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन कोई सप्लाई कर रहा है, क्या नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू बताया गया है कि इन नोटिफाइड गुड्स को या सर्विसेज को अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसको दे रहा है, स्पेसिफाइड पर्सन को, तो क्या होगा, इस पे आरसीएम लगेगा। याद रखना, अनरजिस्टर्ड पर्सन यानी कि जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, वो अगर कोई नोटिफाइड जो कि गुड्स एंड सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए गए हैं, वो किसको दे रहा है, नोटिफाइड पर्सन को। ठीक है, तो इसमें भी आरसीएम लगेगा। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन 9 सेक्शन 5। ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे ही नाम सुनोगे आपके माइंड में आना चाहिए जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, अर्बन क्लैब, मेक माई ट्रिप, ठीक है, गो एवी वगैरह। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है वो क्या करता है कि मतलब एक सप्लायर है, मान लो कि अरुण ट्रेडर्स। अरुण ट्रेडर्स क्या करता है, कुछ खिलौने विलौने सप्लाई करता है। वो अरुण ट्रेडर्स किसके थ्रू सप्लाई करता है, अमेजन के थ्रू। ठीक है, अमेजन तो, और मैं क्या हूँ, मैं कॉमन मैन हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं अमेजन पे जाता हूँ, अमेजन पे सर्च करता हूँ टॉयज, और मैं प्लेस कर देता हूँ ऑर्डर। वो क्या होता है, ये अमन ट्रेडर्स के पास आता है, अमन ट्रेडर्स फिर मुझे सप्लाई करता है। तो मैं बस ई कॉमर्स क्या करता है, एक तरह से एक्टिंग एजेंट है इन सप्लाई इन रेसिपेंट और सप्लायर के बीच में। ठीक है, रेसिपेंट कौन है इसमें, मैं। सप्लायर कौन है, अमन ट्रेडर्स। तो इसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर का तो कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो फिर यानी कि गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप सर, वैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो सप्लायर और सर्विसेज है उसको जीएसटी जमा कराना होता है, लेकिन इसमें क्या है, गवर्नमेंट कहती है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज सप्लाई हो रही है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी जमा कराना है। ठीक है, अब देखो, services being provided by someone else, only the recipient is booking their services through e-commerce operator. In this case, e-commerce operator is liable to pay the tax GST. ठीक है, सर्विसेज किसी और के थ्रू ली जा रही है और रिसिपेंट भी कोई और है, ई कॉमर्स ऑपरेटर बस दोनों के बीच में लिंकेजेस लगा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, इसमें सर्विसेज सप्लायर नहीं, ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे करेगा। माइंड में याद रखो, अमेजॉन, इफ दैट ई कॉमर्स ऑपरेशन इज नॉट अवेलेबल। हाँ, इसके बाद क्या है कि मान लो कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे कि अमेजॉन है या फिर फ्लिपकार्ट है, इन लोगों का क्या है कि मान लो कि इंडिया में है, इसका टैक्सेबल टेरिटरी में इसका मतलब ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें पता है कि हाँ उनसे हम टैक्स ले लेंगे, तो वो आपको जमा कराना पड़ेगा। लेकिन जैसे मान लो कि मैं कोई किसी बाहर की वेबसाइट से खरीदता हूँ, जैसे मान लो अलीबाबा। अलीबाबा का मान लो कि इंडिया में एग्जिस्टेंस ही नहीं है, और मैं मान लो अलीबाबा सप्लाई और सप्लायर हमारा इंडिया में है और रेसिपेंट भी इंडिया में है। ठीक है, लेकिन जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है अलीबाबा, वो इंडिया में नहीं है। अब मैंने तो अलीबाबा के थ्रू खरीद लिया सामान, मुझे यूपी के किसी सप्लायर से सामान मिल भी गया, मैं एमपी में बैठा हूँ। ठीक है, बट इसमें क्या है कि अब ई कॉमर्स ऑपरेटर को जमा कराना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता इंडिया में। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो उसको एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो अपॉइंट कर वो देगा। लेकिन अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को कोई भी एक पर्सन ऑथराइज करना पड़ेगा इस चीज के लिए, ताकि आप इंडिया में ऑथराइज हो इस चीज के लिए कि आप टैक्स जमा कराओगे। ठीक है, ताकि वो भाग ना जाए। गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि मेरा टैक्स हमेशा मेरे पास आ जाए। अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर हम किससे मांगेंगे। ठीक है, इसलिए वो चाहती है कि या तो आप खुद रहो या फिर आप कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे रखो इंडिया में। अब देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड है ओला, उबर। ठीक है, इसमें क्या होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे करेगा। इन केस ऑफ होटल बुकिंग एप्स, ठीक है, सर्विस बुकिंग ऐप लाइक अर्बन क्लैब। हाँ जी, तो ओला उबर में क्या होता है कि जो ई कॉमर्स है वो पे कराएगा जीएसटी। और इन केस ऑफ होटल बुकिंग एप्स, जैसे कि आपने देखा हो गो वीवो, मेक माई ट्रिप, ये सब क्या होता है, सर्विसेज बुकिंग ऐप लाइक अर्बन क्लैप, और या फिर कोई ये आपका अर्बन क्लैप हो गया, जिससे आप अपना बार्बर की सर्विस या कोई भी आप सर्विसेज आप लेते हो। इफ द सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इन जीएसटी, देन दैट सप्लायर विल पे जीएसटी, नॉट द ई कॉमर्स ऑपरेटर। मतलब क्या है कि अगर आप किसी सर्विसेज ले रहे हो और उसमें अगर सप्लायर जो है उसको रजिस्टर्ड होना है मैंडेटरी,
यानी कि उसकी लिमिट अगर क्रॉस कर रही है, तो इस केस में क्या है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर पे नहीं करेगा, आपका जो है सप्लायर वो पे करेगा। ठीक है। इन केस ऑफ फूड्स ऐप लाइक जोमेटो, स्विगी, इन सब में क्या है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे करेगा। बट अगर क्या है कि जो रेस्टोरेंट है आपका किसी होटल में है, ठीक है, और होटल के जो टैरिफ है सिंगल डे का, सिंगल यूनिट का, अगर 7500 से ऊपर है, तो वो क्या करेगा, उसमें वो रेस्टोरेंट करेगा। अब इसमें देखो हम क्या देखा जा रहा है, गवर्नमेंट क्या देख रही है कि अगर सप्लायर, अगर यानी कि सर्विसेज के केस में और रेस्टोरेंट के केस में, सर्विसेज के केस में आते हैं, अगर सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है, अगर वो उसे रजिस्टर होना है, यानी कि ये मान के चल रहे हैं कि वो ठीक ठाक बंदा है, उसकी टर्नओवर ठीक है, तो हम बर्डन किस पे हमने किसको बोल दिया कि ई कॉमर्स ऑपरेटर छोड़ो, सप्लायर ही पहले हमें टैक्स दे देगा। ठीक है। फिर रेस्टोरेंट के केस में आ जाओ। रेस्टोरेंट के केस में अगर वो रेस्टोरेंट अगर नॉर्मल रेस्टोरेंट है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जमा कराएगा। अगर वो रेस्टोरेंट जो है किसी होटल में है जिसमें कि जिसका टैरिफ ही 7500 रुपीज पर डे पर यूनिट उससे ऊपर है, तो क्या है, वो रेस्टोरेंट इसका मतलब बड़ा है, वो रजिस्टर्ड है, तो हमने किसको बर्डन दे दिया, उस रेस्टोरेंट को बर्डन दे दिया कि ई कॉमर्स को छोड़ो, आप ही सीधा जमा करा देना जीएसटी। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जीरो रेटेड सप्लाई और एग्जाम सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है? जीरो रेट सप्लाई होता है, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, ताकि ग्लोबली हमारा इंडिया बूम करे। या फिर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अलग अलग हर स्टेट्स में क्या किया है कि एसईजेड यूनिट्स आपने डेवलप की होगी, जैसे आपने नोएडा एसईजेड हो गया, आपके और भी बहुत सारे स्टेट्स में जिसमें उस एरिया को बोला जाता है कि एसईजेड। ठीक है। उसमें अगर टू या फिर फॉर्म सप्लाई सर्विसेज, उसको गवर्नमेंट क्या चाहती है, बढ़ावा देना या एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। तो ऐसी सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं, जीरो रेट सप्लाई। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज एक्सपोर्ट। ठीक है। एक्सपोर्ट को या फिर सप्लाई टू एसईजेड, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या एसईजेड कर रहे हो, इस पे हमने क्या बोला कि जीरो रेटेड सप्लाई मानेंगे इसको। सिर्फ पर्पस क्या है इस पे जीरो रेटेड मानने का, मतलब इसे जीएसटी न लगा, मतलब जीरो रहेगा, क्यों? ताकि हम बढ़ावा देना चाहते हैं। ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि ये बूम करे। ठीक है। टू बूस्ट द इकोनॉमी ग्लोबली एंड प्रमोट एसईजेड, गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड दिस। ठीक है। अब एक बात बताओ, वो गवर्नमेंट ने खुद बोल रही है कि आप इसको प्रमोट करो, आप एक्सपोर्ट करो, आप ऐसी में सप्लाई करो, क्यों बूम कर रही है? अगर मान लो इनका आईटीसी, मान लो ये ए है, एक सेकेंड, ये ए है, ये एक्सपोर्ट करता है। ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट लेकर के आता है ये यूपी से लेकर के आता है, और इस प्रोडक्ट को लेके आता है, फिर इसको कुछ इसमें अपना एड ऑन करता है, उसको एक्सपोर्ट करता है। अब ये जो यहाँ से खरीद के लेकर के आया है यूपी से, अगर मैं इसको इस पे आईटीसी ना दूं, ठीक है, बोलूं कि नहीं आईटीसी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप आगे जीरो डिस्प्ले कर रहे हो, तो ये चाहेगा कि मैं एक्सपोर्ट करूं सामान? नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या चाहती है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा करना देना चाहती है, इसलिए बोलती है कि आप आगे एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हम इस पे भी जीरो मानेंगे, और आपको जो आपने जो पीछे से सामान खरीद के लाए हो ना, इसमें हम आईटीसी भी आपको देंगे। तो इसलिए फुल आईटीसी मिलता है इस पे, विदाउट कोई एग्जामिशन के। ठीक है। और अगर दूसरी चीज, आप अगर यूपी से सामान लेकर के आए और इसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपके पास मान लो कि आईटीसी है 10,000। अब इसको आप आउटपुट टैक्स के साथ करोगे तो ये एडजस्ट होगा नहीं, क्योंकि जीरो आउटपुट टैक्स है। ठीक है। तो इस केस में क्या कहता है गवर्नमेंट क्या कहती है कि इस 10,000 जो आईटीसी है ना, उसको आप रिफंड, पूरा रिफंड भी ले सकते हो गवर्नमेंट से, लेकिन आपको एक अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, और उसके बाद आप रिफंड ले सकते हो। और लेकिन कंडीशन क्या है कि आपने जो अगर एक्सपोर्ट किया या ऐसी में सामान भेजा है, ठीक है, तो उसका जो रिसिप्ट है ना, पैसा जो आना है, वो टाइमली आ जाना चाहिए एज पर फेमा। फेमा की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो पैसा आना है वो टाइमली आ जाना चाहिए, तभी मैं आपको आईटीसी रिफंड ले सकते हो। अगर नहीं लिया, अगर टाइमली वो पैसा नहीं आया, तो 30 दिन के अंदर आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो आपने रिफंड लिया है विद इंटरेस्ट। ऑब्वियस ही बात है यार कि गवर्नमेंट अगर आपको बढ़ावा दे रही है, आपको बोल रही है कि आपने एक्सपोर्ट किया, बहुत अच्छी बात है, इसलिए हमने आपको आईटीसी जो आपका था ना, उस पर हमने आपको रिफंड दे दिया, जाओ अपने बैंक में ले जाओ। तो लेकिन आप क्या कह रहे हो कि आपने बोला कि भैया वो पैसा ही नहीं आया, आपने फेक फेक सेल कर दी या कुछ भी कर दिया, और फिर भी आप आईटीसी का रिफंड ले रहे हो। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर फेमा के अकॉर्डिंग, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, अगर आपका पैसा वापस आपके पास नहीं आया, तो 30 दिन के अंदर आपको वो जो भी आपने रिफंड लिया था वो आपको जमा कराना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। ठीक है। एक्सटेंड सप्लाई क्या है कि जिसमें नील रेटेड सप्लाई है। ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है कि जिसमें नील रेटेड सप्लाई है, मान लो कि मैं यूपी है, एक सेकेंड, मान लो यूपी से मैं ए हूं, मैं एमपी में सामान बेचता हूँ। ठीक है।
मैं सामान लेकर के आया, इस पे मैंने 10,000 रुपए दिए और इस पे 1800 का जीएसटी, ये आईटीसी ले लिया मैंने। ठीक है, अब मैं आगे सामान बेचता हूँ, एग्जीम सप्लाई है। ठीक है, मान लो कि पोटैटो है या फिर कोई सब्जी है, ये सब मैं बेच रहा हूँ, एग्जीम सप्लाई। ठीक है, तो इस पे गवर्नमेंट क्या बोलती है कि इसमें हम जीरो टैक्स लगेगा। ठीक है, लेकिन जिस पे आईटीसी जो आपने लिया है ना, ये आपको नहीं मिलेगा। यानी कि याद रखना, जीरो रेट सप्लाई में आपको आईटीसी मिलता है, एक्सीडेंट सप्लाई में आपको आईटीसी नहीं मिलता। क्यों? गवर्नमेंट उसको प्रमोट करना चाहती है, इसलिए बोला कि आप उसका रिफंड ले लो, फुल रिफंड ले लो। लेट बस एक बॉन्ड साइन करके एक एलओयू दे देना हमें, बस खत्म कहानी। एक्सीडेंट सप्लाई में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ये चीज बस इंपॉर्टेंट याद रखना, और इस पे जीरो रहता है टैक्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये देखो क्या होता है। कंपोजिशन लेवी माइंड में याद रखना कि छोटे लोगों के लिए हमने बनाया गया है। जैसे कि जो छोटे सप्लायर होते हैं, जैसे कि अमन ट्रेडर्स, साहिल ट्रेडर्स, या फिर साहिल स्टेशनरी, ये सब क्या होते हैं? छोटे लोग होते हैं, मतलब ये लोग बिजनेस कर रहे हैं लेकिन इनकी टर्नओवर इतनी ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो इसको इनको हम चाहते हैं कि भैया आप इतने कंप्लाइंसेस में ना पड़ो कि आप रिटर्न भरो, आप टैक्स इनवॉइसेस इशू करो, इतना मतलब उनके उसके लिए उनको एक रखना पड़ेगा, उनके लिए अलग खर्चा बनेगा। तो इसलिए हम उनको एक ऑप्शन दिया है कि आप कंपोजिशन लेवी के अंदर भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, यानी कि आप छोटे जो सप्लायर है उनके लिए हमने ये बनाया है। ठीक है, तो any registered person whose aggregate turnover during preceding financial year did not exceed threshold limit may pay tax at the rate prescribed during the current financial year। तो हमने हमने देखा कि भैया कि एक अमन ट्रेडर्स है, उसने बोला कि मैं छोटा आदमी हूँ तो मुझे आप कंपोजिशन लेवी में रजिस्ट्रेशन दे दो। तो मैं डिसाइड करूंगा ना कि वो किस बेसिस पे छोटा आदमी है, तो फिर मैं देखूंगा कि उसकी लास्ट ईयर की जो टर्नओवर है वो कितनी है। वो अगर मेरे थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर में है तो मैं उसको बोलूंगा कि आप कंपोजिशन लेवी ले लो। अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस कर रही है तो मैं बोलूंगा कि आप छोटे आदमी हो ही नहीं, आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लो। ठीक है, तो टर्नओवर हमें कौन सी देखनी है? एग्रीगेट टर्नओवर देखनी है, और किसकी देखनी है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की देखनी है। ठीक है, और अप्लाई किस में होगा? करंट फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई होगा। ठीक है, और इस केस में क्या होता है कंपोजिशन लेवी में? इन दिस स्कीम आईटीसी कैन नॉट बी क्लेम। क्यों? क्योंकि आपका आउटपुट टैक्स का जो रेट है वही इतना कम रखा गया है कि आपको आईटीसी एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए बोला कि आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, आईटीसी लेने के लिए आपको क्या होता है? टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है, लेकिन कंपोजिशन लेवी में जो रजिस्टर्ड होता है वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। इसके ऊपर लिखा रहता है उस बिल के ऊपर कि बिल ऑफ सप्लाई और ये कंपोजिशन सप्लायर है, इसलिए उनको आईटीसी नहीं मिलता क्योंकि उनका रेट ही बहुत कम रखा गया है आउटपुट टैक्स। ठीक है, in this scheme ITC cannot be claimed and instead of taxable invoice bill of supply is issued। taxable invoice की जगह क्या होता है? बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है, जिसके ऊपर मेंशन किया था कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? आप डिफाइन करेंगे कि भैया ये इस लिमिट के अंदर है कि नहीं है। लिमिट से क्रॉस करेगा तो आप रजिस्टर्ड नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लो, नहीं तो फिर इसके अंदर हो तो फिर आप कंपोजिशन लेवी में ले सकते हो। अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स या रेस्टोरेंट सर्विसेज कर देते हो, ठीक है, तो इन 8 स्पेशल स्टेट्स में, इसको स्पेशल स्टेट बोला गया क्योंकि इसको गवर्नमेंट ज्यादा इस पे बर्डन नहीं डालना चाहती, क्योंकि ये थोड़े सेंसिटिव स्टेट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। ठीक है, ये क्या है? थोड़े से सेंसिटिव स्टेट्स है, इसलिए गवर्नमेंट इसको ज्यादा कंप्लाइंसेस का बर्डन नहीं देना चाहती। इसलिए बोला कि अगर आपकी टर्नओवर है 75 लाख भी है, 75 लाख भी है, तो आप कंपोजिशन लेवी में ले सकते हो। ठीक है, लेकिन वहां की अदर स्टेट या यूनियन टेरिटरीज को क्या बोला कि आपकी लिमिट जो होनी चाहिए 1.5 करोड़ की होनी चाहिए। अगर आप 1.5 करोड़ तक है तो आप कंपोजिशन लेवल ले सकते हो, इससे ज्यादा क्रॉस करेगी तो फिर आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा अगर कोई सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो तो आपकी लिमिट क्या होगी? 50 लाख। ठीक है, जैसे नॉर्मल आपकी कंसल्टेंसी वगैरह, तो 50 लाख की आपकी टर्नओवर लिमिट है। रेट ऑफ टैक्स क्या है? मैन्युफैक्चरर के लिए 1%, इसमें 0.5% आपका सीजीएसटी होगा और 0.5% आपका एसजीएसटी होगा। ट्रेडर्स के लिए क्या है? वही 1%। रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए क्या है? 5%, 2.5%, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। और सर्विस, अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज से हट के अगर कोई और सर्विसेज दे रहे हो तो आप 6%। आपको 2-3 रेट याद रखने हैं, 1% फॉर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर्स, रेस्टोरेंट के लिए 5% और 6% फॉर सर्विसेज। अब देखो, अब आपने नॉर्मली कभी रेस्टोरेंट में आप जाते भी होगे तो आप देखते होगे कि आपका जो बिल आता है उस पर आपका 5%, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी लिखा रहता है, कभी आपका आईजीएसटी नहीं लिखा होगा उस पर। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्यों हमेशा होटल के सर्विसेज पे या रेस्टोरेंट के सर्विस पे सीजीएसटी एसजीएसटी होता है, आईजीएसटी नहीं होता? ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है,
उसके बाद कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, क्या क्या कुछ कंडीशन है फुलफिल करने की। नॉट एंगेज इन इंटरेस्ट रेट सप्लाई, इंटरेस्ट रेट सप्लाई आप नहीं करोगे क्योंकि आप छोटे आदमी हो, मान के हम आपको दे रहे हैं। नॉट एंगेज इन सप्लाई नॉन टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस, नॉन टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस आप सप्लाई नहीं करोगे। शुड नॉट बी अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये आप नहीं होने चाहिए। ऑल यूनिट रजिस्टर्ड, हाँ दूसरी चीज क्या है कि आपका जो पैन नंबर है वो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर चेक किया जाएगा कि आपकी ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर टर्नओवर आपकी कितनी है। ठीक है, अगर आपके जितने भी यूनिट्स रजिस्टर्ड है। और नॉट सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हो अपने सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज को, तो आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, आप कंपटीशन लेवी नहीं ले सकते। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है, जितनी एग्रीगेट टर्नओवर मतलब सारी चीजें, जितनी भी आपने सप्लाई की सारी चीजें जोड़ दो, ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ऑल एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरेस्टेड सप्लाई, सारी सप्लाई को जोड़ दो, एग्रीगेट टर्नओवर बन जाएगा। बट इसमें से कुछ एक्सक्लूड किया गया, क्या नॉर्मल देखो, सीजीएसटी एसजीएसटी जो होता है, सेस वगैरह जो लगा हुआ है उसको आप एक्सक्लूड कर दो। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेड एट आरसीएम, अगर आपने कोई आरसीएम के बेसिस पे अगर कोई टैक्स सप्लाई पे दिया है टैक्स, तो उसको आप एक्सक्लूड कर दो। या फिर वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन इंटरेस्ट, ठीक है, ये अगर आपने दिया तो होता क्या है कि छोटे छोटे लोग जो होते हैं, आपने देखा होगा इनका पैसा बहुत ज्यादा मतलब होता है, थोड़ा कैश में होता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि मार्केट में लोगों को पैसा जमा करा देते हैं। तो मार्केट में लोग इनको पैसे इंटरेस्ट के बेसिस पे देते हैं। तो ये वाले अगर कोई आपकी सप्लाई है तो इसको भी आप एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, उसके बाद लैप्स ऑफ ऑप्शन, अगर एक बार अगर ये थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर आप क्रॉस कर गए किसी भी दिन, यानी कि अगर आपकी टर्नओवर अगर 75 लाख या 50 लाख या फिर 1.5 करोड़ से ऊपर अगर हो गई, तो उसी दिन से आपका कंपटीशन लेवी खत्म हो जाएगा और आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन पर्सन में आ जाओगे। ठीक है, फिर इफेक्टिव डेट ऑफ कंपटीशन लेवी आपका लगेगा कब से। ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन मेड विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग एलिजिबल, आपने देखा कि मैं एलिजिबल हूं इसके लिए और आपने 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन अप्लाई कर दी। ठीक है, तो जिस दिन आप एलिजिबल हुए थे ना, उस दिन से आपका माना जाएगा कि आप कंपटीशन लेवल में हो। लेकिन अगर आपने एलिजिबिलिटी के 30 दिन बाद अगर अप्लाई किया, ठीक है, आपने देखा कि 1 जून को आप एलिजिबल हो, ठीक है, और आपने 2 जून को अप्लाई कर दिया या 15 जून को अप्लाई कर दिया, तो आपकी एलिजिबिलिटी 1 जून से ही मानी जाएगी। लेकिन अगर आप 1 जून से देख रहे हो एलिजिबल हो और आपने क्या किया, आपने 4 अगस्त को जमा अप्लाई किया, ठीक है, तो जिस दिन आपका ग्रांट ऑफ डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन आपका ग्रांट किया जाएगा ना रजिस्ट्रेशन का, उस दिन से आपकी डेट मानी जाएगी। मान लो कि 4 अगस्त को आपने अप्लाई किया, तो 6 अगस्त को मान लो आपको मिला, तो 6 अगस्त से आपकी रजिस्ट्रेशन अप्लाई होगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तो हमारा लेवी एंड कलेक्शन जीएसटी का चैप्टर है वो भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई से स्टार्ट करेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई आपका इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है आपके सीएमए इंटर में, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। इन तीनों चैप्टर को हम ध्यान से करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो टाइम सप्लाई पे होगा। ठीक है, तो आप अपना पीछे का जितना भी आपका रिवीजन है, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी वो कर लेना, ये लेवी एंड कलेक्शन जीएसटी सेक्शन 9 और सप्लाई जो है सेक्शन 7 वो भी आप कर लेना। और वीडियो को आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आपके पास बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपके नोटिफिकेशन जाती रहे। और इस चैनल को अपने नीडी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जिसको जरूरत है। ठीक है, और अगर आपको जो भी कुछ हो, मतलब अच्छा लगे बुरा लगे, कमेंट्स में आप मेंशन कर देना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, बाय।